हाँ, हेलो स्टूडेंट। आंसर राइटिंग क्लास जो चल रही है उसमें मैंने सोशियोलॉजी की 1 यूनिट कंप्लीट करा दी है। उसके बाद मैंने उद्यमता प्रबंध की 1 यूनिट कंप्लीट करा दी है। आज मैं इकोनॉमी की पहली यूनिट स्टार्ट कर रहा हूँ। इकोनॉमी के अंतर्गत भारतीय अर्थव्यवस्था, जिसकी 2 यूनिट है, यूनिट फर्स्ट यूनिट सेकंड। तो उसमें यूनिट फर्स्ट में आज स्टार्ट करने वाला हूँ। और यूनिट फर्स्ट के अंतर्गत जो भारतीय अर्थव्यवस्था के मौलिक सिद्धांत है उसके अंतर्गत मैंने जो टॉपिक लिए हुए हैं उसमें ये है, देखिए, भारतीय अर्थव्यवस्था की प्रमुख विशेषताएं, पहला टॉपिक है ये। दूसरा, विकसित भारत @ 2047। और तीसरा इसमें टॉपिक है राष्ट्रीय आय की विभिन्न अवधारणाएं। राष्ट्रीय आय की विभिन्न अवधारणाएं, ये 3 टॉपिक यहां से मैंने लिए हुए। पिछली बार राष्ट्रीय आय की विभिन्न अवधारणाओं का लॉन्ग क्वेश्चन पूछा गया है। एट इजिट जो आपके सिलेबस में मेंशन किया गया है वैसा का वैसा जो है क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन में, यानी 10 मार्क्स में पिछली बार आ गया है। ठीक है, तो उसी एस्पेक्ट से जो है मैंने यहाँ पर इन टॉपिक से संबंधित क्वेश्चंस निकाले हैं और उनके आंसर मैं बताने वाला हूँ। आदर्श उत्तर जो है क्या होंगे ये मैं बताने वाला हूँ। पहला क्वेश्चन है, भारतीय अर्थव्यवस्था की एक प्रमुख विशेषता के रूप में मिश्रित अर्थव्यवस्था के 2 आधारभूत लक्षण लिखिए ना। मिश्रित अर्थव्यवस्था का पहले छोटा क्वेश्चन पूछ लिया गया है, काफी पहले मैं की बात बता रहा हूं। मिश्रित अर्थव्यवस्था पूछा गया है, यहां पर मैंने उसकी विशेषताएं पूछी हैं। आपको सीधा मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या होती है ऐसा करके पूछ सकता है, पूछा भी गया है पहले। मैंने थोड़ा सा अलग हटके इसको पूछा है, इसकी विशेषताओं के बारे में पूछा है। देखिए, मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या होती है। मिश्रित अर्थव्यवस्था ऐसी अर्थव्यवस्था है, यह अर्थव्यवस्था का वह रूप है जिसमें सरकारी क्षेत्र तथा निजी क्षेत्र दोनों का सह अस्तित्व पाया जाता है। यानी सरकारी और निजी क्षेत्र जो है दोनों ही उद्यमों का प्रबंध एवं संचालन करते हैं। इसमें अगर हम उदाहरण दें तो मोबाइल सेक्टर का उदाहरण हम दे सकते हैं। मोबाइल सेक्टर में सरकारी क्षेत्र की, सार्वजनिक क्षेत्र की जो कंपनी है वो BSNL है, और निजी क्षेत्र की जो कंपनियां हैं बहुत सारी हैं, उसमें वोडाफोन आइडिया है, जियो है, एयरटेल है ना। तो ये निजी क्षेत्र की बहुत सारी कंपनियां मोबाइल सेक्टर में काम कर रही हैं। साथ ही साथ सरकारी क्षेत्र की कंपनी BSNL भी काम कर रही है। तो ये जो है उदाहरण है किसका, मिश्रित अर्थव्यवस्था का उदाहरण। तो एक पॉइंट ये हो गया कि इसमें सरकारी क्षेत्र तथा निजी क्षेत्र दोनों का सह अस्तित्व पाया जाता है, पहला पॉइंट लक्षण का हो जाता है। दूसरा, ये ऐसी अर्थव्यवस्था है जिसमें पूंजीवादी और साम्यवादी दोनों का मिश्रण पाया जाता है ना। 2 व्यवस्थाओं का मिक्सअप है ये, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था और साम्यवादी अर्थव्यवस्था। साम्यवादी अर्थव्यवस्था में सरकारी नियंत्रण और पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में निजी स्वायत्तता, दोनों का जो है इसमें मिक्सअप है। तो ऐसे 2 पॉइंट हमें लक्षण के लिख देना है। पहला, सरकारी तथा निजी क्षेत्र का तथा निजी क्षेत्र का सह अस्तित्व। मिश्रित अर्थव्यवस्था ऐसी अर्थव्यवस्था है जिसमें सरकारी क्षेत्र और निजी क्षेत्र दोनों का सह अस्तित्व पाया जाता है। तो ये पहला पॉइंट हो गया। दूसरा, इसमें 2 व्यवस्थाओं का मिश्रण है, वो है पूंजीवादी और साम्यवादी। पूंजीवादी इसमें स्वायत्तता तथा साम्यवादी सरकारी नियंत्रण। सरकारी नियंत्रण
व्यवस्थाओं का मिश्रण। बस इस तरीके से 2 पॉइंट ये कंप्लीट हो जाते हैं। इसके अलावा आर्थिक स्वतंत्रता इसमें ज्यादा है, साम्यवादी अर्थव्यवस्था की अपेक्षा इसमें आर्थिक स्वतंत्रता ज्यादा पाई जाती है। ठीक है, तो इसमें 2-3 पॉइंट ऐसे हम लिख सकते हैं। वैसे 2 ही पूछे हैं तो 2 लिखना है, 3 अगर पूछते हैं तो 3 हम लिखते हैं। ठीक है, भारत में जीडीपी की गणना के लिए नया आधार वर्ष किसे घोषित किया गया है और क्यों? यह है दूसरा क्वेश्चन 2 मार्कर का। अभी कुछ समय पहले यानी फरवरी में केंद्रीय सांख्यिकी एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय द्वारा जीडीपी की गणना के लिए नया आधार वर्ष घोषित किया गया है और वो आधार वर्ष है 2022-23। 2022-23 को जो है नया आधार वर्ष घोषित किया गया है। इसके लिए एक कमेटी बनी थी, विश्वनाथ गोल्डर कमेटी। विश्वनाथ गोल्डर कमेटी की अध्यक्षता में एक समिति बनी थी, 1 सदस्यीय समिति थी। फरवरी 2026 में समिति बनी थी। इस समिति की सिफारिश पर जो है इस आधार वर्ष को मान्य किया गया है और वो आधार वर्ष है 2022-23। इसको क्यों माना गया है? 2022-23 को ही आधार वर्ष क्यों माना गया जीडीपी के आकलन के लिए? क्योंकि इसके पहले जो है कोरोना का समय चल रहा था, कोविड-19 का समय था। 2019 से 2021 तक का जो समय था कोविड-19 का समय था, जो असमान वर्ष था। तो कोविड के बाद जो है जो पहला असमान वर्ष था वो 2022-23 था और ज्यादा लेट नहीं कर सकते थे आधार वर्ष सिलेक्ट करने में, इसलिए जो है 2022-23 को आधार वर्ष माना, जो एक सामान्य वर्ष था। नॉर्मली आधार वर्ष जो है सामान्य वर्ष को माना जाता है, जिसमें बहुत ज्यादा उथल पुथल हुई हो, बहुत ज्यादा उठापटक हुई हो, ऐसे वर्ष को असमान वर्ष कहा जाता है, जिसे आधार वर्ष के लिए नहीं चुना जाता है। जिसमें बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव नहीं हुआ हो, जीडीपी में वृद्धि भी हुई हो, है ना, बहुत ज्यादा मुद्रास्फीति ना रही हो, बहुत ज्यादा कीमतों में वृद्धि नहीं रही हो, बहुत ज्यादा कीमतों में कमी नहीं रही, यानी ना तो महंगाई हो ना हो मंदी, है ना। ऐसी स्थिति में ऐसे वर्ष को सामान्य वर्ष माना जाता है और उसे जो है आधार वर्ष के लिए चुना जाता है। ठीक है, तो इसमें हमें लिखना है केंद्रीय सांख्यिकी एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय द्वारा केंद्रीय सांख्यिकी एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय द्वारा जीडीपी के आकलन के लिए निर्धारित आधार वर्ष के लिए निर्धारित आधार वर्ष, तो ये था 2022-23। आप चाहें तो 2022-23 ही लिख सकते हैं तो भी चल जाएगा, लेकिन उसमें नंबर कटने की गुंजाइश हो सकती है, इसलिए मैंने पूरा इसको लिखा हुआ है, ये ज्यादा सही रहेगा। इसका कारण जैसे कि मैंने बताया, कोविड-19 के बाद जो है 2022-23 ही नवीनतम सामान्य वर्ष था, इसलिए इसको चुना गया। ठीक है, कोविड-19 का समय भी लिखना है। कोविड-19 ये समय है 2019 से 2021 तक का समय था, ये 2021, है ना। तो कोविड-19 के बाद नवीनतम सामान्य वर्ष
2022-23 था। ये इसलिए जो है इसको चुना गया। इसके पहले जो वर्ष थे असमान थे कोविड-19 की वजह से, तो पहला या नवीनतम समान वर्ष यही था, इसलिए इसको चुन लिया। तो ये दूसरा 2 मार्कर है। इसके बाद तीसरा, थर्ड है आर्थिक समीक्षा 2025-26 के अनुसार भारत की रियल जीडीपी में वृद्धि 2025-26 में कितनी अनुमानित की गई है। देखिए आर्थिक समीक्षा 2025-26 जो है इसमें 3 वर्षों की जीडीपी के अनुमान बताए गए, 2024-25, 2025-26 और 2026-27। इसमें मैंने पूछा 2025-26, तो आपको वही लिखना है, बाकी लिखने की जरूरत नहीं है। लेकिन 2026-27 का भी पूछ सकता है, 24-25 में कितनी रही इसको भी पूछ सकता है। मैंने केवल एक ही पूछी है। तो 24-25 में अगर देखें तो ये रही है 6.5% रियल जीडीपी। 2025-26 में जो पूछा गया है ये रही है 7.4%। 2026-27 में ये रही है, मतलब होगी, रही नहीं होगी, अनुमान है, वो है 6.8 से 7.2% के बीच में जो है 2026-27 में रहेगी जीडीपी, रियल जीडीपी, ऐसा अनुमान लगाया गया है। ठीक है, रियल जीडीपी का मतलब होता है स्थिर मूल्यों के आधार पर जीडीपी। 2 तरीके से आकलन होता है, एक चालू मूल्य के आधार पर होता है, एक स्थिर मूल्य के आधार पर होता है। तो रियल जीडीपी का मतलब होता है स्थिर मूल्य के आधार पर जीडीपी। प्रचलित मूल्य के आधार पर जीडीपी को नॉमिनल जीडीपी बोला जाता है, जिसको सांकेतिक बोलते हैं, इसमें महंगाई इंक्लूड होती है। रियल जीडीपी इसको इसलिए रियल बोला जाता है कि इसमें महंगाई इंक्लूड नहीं होती है ना। ठीक है, मुद्रास्फीति इसमें सम्मिलित नहीं होती, इसलिए इसको रियल बोल दिया गया। ठीक है, तो भारत की रियल या वास्तविक जीडीपी 2025-26 ये है 7.4%। ये कितनी अनुमानित है? 7.4% अनुमान है। ये होगी, बस इतना लिखना है, इसके अलावा कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है आपको, है ना। केवल एक ही ईयर की जीडीपी, रियल जीडीपी पूछी गई है, तो हमें केवल वही लिखना है, इसके अलावा और कुछ इसमें लिखने की जरूरत नहीं। इसका चौथा 2 मार्कर है, जीवीए क्या है? ग्रॉस वैल्यू एडेड, इसको कहते हैं हिंदी में सकल मूल संवर्धन, इंग्लिश में फुल फॉर्म है ग्रॉस वैल्यू एडेड। सकल मूल संवर्धन जो एक नया कॉन्सेप्ट है, 2015 से इसको लागू किया गया है, स्टार्ट किया गया है ना। 2015 में बहुत सारे बदलाव हुए। उस समय जो है साधन लागत पर जीडीपी का आकलन होता था, तो 2015 में साधन लागत पर जीडीपी का आकलन बंद कर दिया गया। अब केवल बाजार मूल्य पर जीडीपी का आकलन होता है, और साधन लागत पर जीडीपी के स्थान पर उसी समय जो है जीवीओ को स्टार्ट किया गया, ग्रॉस वैल्यू एडेड। ग्रॉस वैल्यू एडेड क्या होता है? अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों, कृषि, उद्योग, सेवा में एक वर्ष में उत्पादित समस्त अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के मौद्रिक मूल्य की शुद्ध माप को जीवीए कहा जाता है। ठीक है, तो ये है इस तरह के जीवीए का अर्थ, और 2015 से इसको स्टार्ट किया गया। बस 2 चीजें आपको इसमें लिखना है। तो इसमें क्या है, लिखिए, देश की अर्थव्यवस्था, देश की अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों, कृषि, उद्योग तथा सेवा में एक वर्ष में उत्पादित
समस्त अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं की शुद्ध माप, सेवाओं की यहां पर आएगा, सेवाओं के मौद्रिक मूल्य, सेवाओं के मौद्रिक मूल्य की शुद्ध माप को जीवीए कहा जाता है। 2015 से प्रारंभ हुआ, 15 से प्रारंभ हुआ है ना। तो इस तरीके से ये है जीवीए का अर्थ जो इम्पोर्टेंट है। अभी तक जब से इसको स्टार्ट किया गया इसका आकलन, तब से एक बार भी एमपीपीएससी न तो प्री में आया और न ही मेंस में आया, लेकिन आगे इसके आने की काफी संभावना है। तो इस तरह के 2 मार्कर जो 4 हमने लिखे थे यहाँ पर, वो कंप्लीट हो जाते हैं। इसके बाद है आगे 7 मार्कर। पहला 7 मार्कर है भारतीय अर्थव्यवस्था की प्रमुख विशेषताएं लिखी। बहुत कॉमन क्वेश्चन, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषताएं करके टॉपिक दिया हुआ है, तो उसको मैंने 7 मार्कर में बनाया हुआ है। अब 7 मार्कर में क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है आपको इसकी विशेषताएं लिखना है, क्योंकि विशेषताएं तो 15-20 हैं। अब उन 15-20 विशेषताओं में से आपको जो है 6-7 विशेषताएं जो मेन है, मुख्य हैं, उनको जो है यहाँ पर आपको बताना है, लिखना है। ठीक है, स्टार्ट कैसे करेंगे इसकी 2 लाइन में हमको इंट्रोडक्शन देना है। तो स्टार्ट हम कहां से करते हैं, सोने की चिड़िया से। प्राचीन समय में सोने की चिड़िया की संज्ञा से अभिहित भारतीय अर्थव्यवस्था विकासशील अर्थव्यवस्था से विकसित अर्थव्यवस्था की ओर अग्रसर है। ये जो है पहला पैरा हो जाएगा इंट्रोडक्शन, है ना। तो हम कैसे लिखेंगे, प्राचीन समय से ही, ऐसा लिखें, प्राचीन समय से ही सोने की चिड़िया, इसको इन्वर्टेड कॉमास में बंद करके लिखना, सोने की चिड़िया की संज्ञा से अभिहित भारतीय अर्थव्यवस्था विकासशील से विकसित अर्थव्यवस्था की ओर अग्रसर है। अर्थव्यवस्था की ओर अग्रसर है। ये पहला पैरा हमारा पूरा हो जाएगा। अब हमें जो है इसकी विशेषताओं के पॉइंट्स लिखना है। विशेषताएं, देखो विशेषताओं में नेगेटिव पॉजिटिव दोनों पॉइंट्स आते हैं। हमें प्रयास यहाँ पर करना है, क्योंकि 5-7 ही लिखना है, तो हमें प्रयास करना है यहाँ की नेगेटिव पॉइंट्स नहीं आए, पॉजिटिव पॉइंट्स ही जो है आए। तो ये चीज यहाँ पर ध्यान खास तौर से रखना होती है ना। तो पहला है
अर्थव्यवस्था का स्वरूप मिश्रित अर्थव्यवस्था है ना। भारतीय अर्थव्यवस्था का स्वरूप कैसा है? मिश्रित अर्थव्यवस्था है, यानी हमने जो है पूंजीवादी और साम्यवादी दोनों की व्यवस्थाओं का जो मिक्सअप है उसको भारत में अपनाया हुआ है। और इसको अपनाया कब गया? पहली जो औद्योगिक नीति थी 1948 में पहली औद्योगिक नीति आई। श्यामा प्रसाद उस समय मुखर्जी जो वाणिज्य मंत्री थे, तो उन्होंने जो है ये नीति लाई थी, पहली औद्योगिक नीति 1948 में। तो उसी समय जो है मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपना लिया गया। तो पहला है भारतीय अर्थव्यवस्था, भारतीय अर्थव्यवस्था का स्वरूप मिश्रित अर्थव्यवस्था। भारतीय अर्थव्यवस्था स्वरूप कैसा है? मिश्रित अर्थव्यवस्था। तो पहला पॉइंट हो गया। दूसरा इसमें पॉइंट आता है कृषि पर अत्यधिक निर्भरता। देखो ये थोड़ा सा नेगेटिव है, मतलब बहुत ज्यादा नेगेटिव नहीं है, लेकिन देश की अर्थव्यवस्था को व्यक्त कर रहा है, इसलिए इसको लिखना जरूरी है। कृषि पर अत्यधिक निर्भरता, कृषि पर अत्यधिक निर्भरता। और इसमें थोड़ा सा आंकड़ा भी हम लिख देंगे, यह है कुल श्रम शक्ति का, कुल श्रम शक्ति का 42% के आसपास है। ये आंकड़ा यहां पर लिख देंगे 2023-24 का आंकड़ा है ये, जो अभी यही चल रहा है। ठीक है, तो कृषि पर बहुत ज्यादा निर्भर है हम लोग, मतलब हमारी यहाँ की जो जनसंख्या है वो जो है कृषि पर बहुत ज्यादा निर्भर है, यानी सबसे ज्यादा रोजगार जो है आज कृषि ही दे रहा है। ये हालांकि कम हो गया है, पहले बहुत ज्यादा हुआ करता था, अभी ये काफी कम हो गया है ना, लेकिन फिर भी सबसे ज्यादा रोजगार देने वाला क्षेत्र है कृषि। ये हो गया है। इसके बाद तीसरा पॉइंट, भारतीय अर्थव्यवस्था में सबसे ज्यादा योगदान देने वाला है सेवा क्षेत्र, है ना। भारतीय अर्थव्यवस्था यानी जीडीपी में सर्वाधिक योगदान सेवा क्षेत्र, और ये है 55.3%, ये है 2024-25। सर्वाधिक योगदान देने वाला क्षेत्र ऐसा लिख देंगे, देने, तो सेंटेंस सही बन जाएगा, देने वाला क्षेत्र। ये हो गया। ठीक है, इसके बाद भारतीय अर्थव्यवस्था की विश्व में उच्च स्थिति, है ना। एक पॉइंट आता है भारतीय अर्थव्यवस्था की विश्व में उच्च स्थिति। अब यहां पर दो स्थितियां हैं, है ना। एक है क्रय शक्ति समता। क्रय शक्ति समता के आधार पर भारतीय अर्थव्यवस्था तीसरे नंबर पर है। विदेशी विनिमय मूल्य के आधार पर भारतीय अर्थव्यवस्था चौथे नंबर पर है ना। तो दोनों ही चीजें आती हैं पेपर में या बहुत सारी बुक्स में लिखा रहता है भारतीय अर्थव्यवस्था चौथी अर्थव्यवस्था है, तो ये नहीं उसमें लिखा रहता है कि किसके आधार पर तीसरी है और किसके आधार पर चौथी है। ठीक है, तो इसमें दोनों चीजें यहां पर बतानी पड़ेंगी। क्रय शक्ति समता के आधार पर है थर्ड। विदेशी
विनिमय मूल्य के आधार पर है 4, ऐसे आपको बताना है। ये हो गया 4। 5वां, भारतीय अर्थव्यवस्था विश्व में सबसे ज्यादा वृद्धि करने वाली अर्थव्यवस्था है। भारतीय अर्थव्यवस्था विगत कुछ वर्षों से सबसे ज्यादा वृद्धि करने वाली अर्थव्यवस्था बनी हुई है। सर्वाधिक, ऐसे लिखेंगे, विश्व में सर्वाधिक वृद्धि करने वाली अर्थव्यवस्था, वृद्धि करने वाली अर्थव्यवस्था। 2024-2025 दोनों में 6.5% की ग्रोथ बताई गई है। और ये डेटा किसका है? IMF के अनुसार। ये ना, एक पॉइंट यहां पर और मैं लिख दूं, ब्लू इकोनॉमी का बढ़ता दायरा। ब्लू इकोनॉमी मतलब समुद्र में जो भी एक्टिविटी होती है उसको जो है ब्लू इकोनॉमी के अंतर्गत कहा जाता है। मत्स्यन जो है इसमें सम्मिलित है ना। समुद्र में जो भी आर्थिक गतिविधियां संपादित होती हैं उन सभी को जो है ब्लू इकोनॉमी के अंतर्गत रखा गया है। और ब्लू इकोनॉमी जो है हमारी जीडीपी का 4%, ठीक है। तो यहां पर एक पॉइंट आएगा, ब्लू इकोनॉमी का बढ़ता दायरा, और ये है जीडीपी का 4%, ये है, ठीक। तो इस तरीके से ये पहला 7 मार्कर पूरा हो जाता है भारतीय अर्थव्यवस्था की प्रमुख विशेषताओं का। इसमें मैंने 6 पॉइंट दिए हैं। इतना ही स्पेस वहां पर मिलेगा, इससे ज्यादा आप पॉइंट वहां पर नहीं लिख पाएंगे, क्योंकि थोड़ा सा हमें उसके संबंध में कुछ चीजें लिखना है, कुछ डेटा लिखना है, कुछ जानकारी लिखना है। इसलिए जो है इतने ही पॉइंट आपको आ पाएंगे, और इतने ही पॉइंट लिखेंगे तो बहुत है, पर्याप्त। तो ये यहां तक कंप्लीट हो गया। दूसरा 7 मार्कर है जीडीपी तथा एनडीपी में अंतर स्पष्ट कीजिए। हाँ, तो ये है क्वेश्चन, जीडीपी तथा एनडीपी में अंतर स्पष्ट कीजिए। इसका क्वेश्चन पहले आया हुआ है। ये क्वेश्चन एक बार काफी पहले जो है पूछा गया है अंतर। तो जैसा मैंने पहले बताया कि अंतर हम डायरेक्ट नहीं लिखते हैं, पहले थोड़ा सा दोनों का कॉमन इंट्रोडक्शन लिखते हैं और फिर टेबल बना के अंतर लिखते हैं। तो जीडीपी और एनडीपी क्या है? जीडीपी एनडीपी दोनों ही जो है राष्ट्रीय आय संबंधी अवधारणाएं हैं जो देश की आर्थिक स्थिति को निरूपित करती हैं या देश की आर्थिक स्थिति को व्यक्त करती हैं। इस तरीके से हमें जो है दोनों का कंबाइंड इंट्रोडक्शन लिखना है, फिर दोनों के अंतर संबंधी टेबल बनाना है, ठीक है, अंतर लिखना है। तो इस तरह से लिखेंगे, जीडीपी तथा एनडीपी दोनों राष्ट्रीय आय संबंधी महत्वपूर्ण अवधारणा है। आय संबंधी महत्वपूर्ण अवधारणाएं हैं और अवधारणाएं हैं जो देश की आर्थिक स्थिति को निरूपित करती है, जो देश की आर्थिक स्थिति को
निरूपित करती हैं। ये हो गया पहला पैरा कॉमन इंट्रोडक्शन का। और इसके बाद फिर दोनों में अंतर के पॉइंट्स आपको बताना है, टेबल बताना है। तो अंतर है, देखिए इसमें क्रमांक आएगा, फिर आधार आएगा, आधार, फिर एक तरफ आ जाएगा जीडीपी और दूसरी तरफ आ जाएगा एनडीपी। इस तरीके से ये टेबल बनेगी। ये पहला पॉइंट, आधार का आकलन। दोनों का आकलन कैसे होता है, जीडीपी का आकलन कैसे करते हैं? जीडीपी का आकलन करने के लिए क्या करते हैं, देश की भौगोलिक जो स्थिति है, देश की भौगोलिक सीमा है, उसके अंतर्गत एक वर्ष में जो भी वस्तुएं उत्पादित होती हैं, सेवाएं प्रदान की जाती हैं, उन सभी का अंतिम पार्ट लिया जाता है और उन वस्तुओं का मौद्रिक मूल्य लेकर के और हम उसका आकलन कर लेते हैं ना। किसी देश की भौगोलिक सीमाओं के अंदर एक वर्ष में उत्पादित समस्त अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के मौद्रिक मूल्य का जो योग होता है वो जीडीपी होता है ना। तो इस तरीके से हमें जो है इसके आकलन के संबंध में लिखना है। एनडीपी क्या है? एनडीपी को कैसे आकलित करते हैं? जीडीपी में से जो है मूल्यह्रास को माइनस कर दिया जाता है। जब हम जीडीपी में से मूल्यह्रास या डेप्रिसिएशन या घिसावट को अलग कर देते हैं, माइनस कर देते हैं, तो हमें जो है एनडीपी प्राप्त होता है। जीडीपी क्या है? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट यानी सकल घरेलू उत्पाद। एनडीपी क्या है? नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट यानी शुद्ध घरेलू उत्पाद कहते हैं। तो जी यानी ग्रॉस और एन यानी नेट। तो ग्रॉस को जब नेट में कन्वर्ट करते हैं या ग्रॉस से नेट निकालते हैं तो हमेशा हम क्या करते हैं, हमेशा जो है मूल्यह्रास को माइनस किया जाता है। जीएनआई को जीएनआई से एनएनआई निकालते हैं, मूल्यह्रास को माइनस करते हैं, है ना। जीडीपी से एनडीपी निकालते हैं, मूल्यह्रास को माइनस करते हैं। तो कहीं भी जो है ग्रॉस दिया है उससे नेट निकालना होता है, तो मूल्यह्रास को माइनस करना होता है। मूल्यह्रास का मतलब होता है कि किसी वस्तु का उपयोग जो हुआ है उसके उपयोग करने से उसके मूल्य में जो कमी हुई है उसको हम कहते हैं मूल्यह्रास, डेप्रिसिएशन, है ना। और ये जो मूल्यह्रास होता है ये अलग अलग वस्तुओं में अलग अलग निर्धारित किया गया है। केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय ने जो है ये डिसाइड किया हुआ है कि किस वस्तु का एक वर्ष में मूल्यह्रास कितना होगा। ऐसे अपने मन से जो है मूल्यह्रास हम डिसाइड नहीं कर सकते हैं, है ना, मंत्रालय करता है, ठीक है। तो एनडीपी क्या है? एनडीपी को हम कैसे आकलित करते हैं? देश की भौगोलिक सीमा के अंतर्गत एक वर्ष में उत्पादित वस्तुओं एवं सेवाओं उत्पादित अंतिम वस्तु यहां पर आएगा, अंतिम वर्ड यूज होता है, अंतिम वस्तु सेवाओं के मौद्रिक मूल्य का योग है जीडीपी। मौद्रिक मूल्य का योग जो है जीडीपी होता है। एनडीपी कैसे निकालते हैं? जीडीपी में से मूल्यह्रास को घटाकर निकाला है, मूल्यह्रास को घटाकर एनडीपी निकाल लेते हैं। तो ये इस तरह से आकलन के संबंध में। दूसरा, मात्रा। जीडीपी की मात्रा सबसे ज्यादा होती है, एनडीपी की मात्रा जीडीपी से कम होती है। सर्वाधिक मात्रा ऐसा लिखेंगे हम,
सर्वाधिक मात्रा ये है जीडीपी से कम, जीडीपी से ये कम होगी। ठीक, क्लियर हो गया ये। इसके बाद तीसरा पॉइंट है उपयोग। इसका उपयोग, जीडीपी का उपयोग किसमें करते हैं? अर्थव्यवस्था का आकार निर्धारित करने में। अर्थव्यवस्था का आकार निर्धारित करने में, करने में जो है इसका उपयोग किया था जीडीपी का। इसका उपयोग अर्थव्यवस्था को हुए नुकसान का आकलन करने में, अर्थव्यवस्था को हुए नुकसान का आकलन करने, का आकलन करने, ये का आकलन करने। तो ये इस तरीके से 3 पॉइंट यहां पर हो गए हैं। इसके बाद आगे विश्व बैंक द्वारा, ये चौथा पॉइंट है, विश्व बैंक द्वारा तुलनात्मक अध्ययन में उपयोग। जीडीपी का किया जाता है ना, इसका उपयोग किया जाता है, इसका उपयोग किया जाता है। इसका उपयोग यानी एनडीपी का उपयोग नहीं किया जाता, इसका उपयोग नहीं किया जाता है। क्यों नहीं किया जाता? क्योंकि हर देश में मूल्यह्रास की जो दरें होती हैं वस्तुओं की, वो अलग अलग, कहीं पर ज्यादा है, कहीं पर कम है। जहां पर टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस है वहां पर मूल्यह्रास की दरें कम होती है, यानी वहां पर घिसावट कम होती है। जहां पर टेक्नोलॉजी अच्छी है, जहां पर टेक्नोलॉजी अच्छी नहीं है वहां पर घिसावट ज्यादा होती है, तो दरें ज्यादा है। तो हर देश में जो है मूल्यह्रास की दरें अलग अलग होती हैं। इसलिए जो है एनडीपी का प्रयोग अर्थव्यवस्था के आकलन में विश्व बैंक नहीं करता है, जीडीपी का करता है। इसके बाद 5वां पॉइंट है राष्ट्रीय आय। राष्ट्रीय आय संबंधी अन्य अवधारणाओं के आकलन में प्रयोग। ये राष्ट्रीय आय संबंधी जो अन्य अवधारणाएं हैं उनके आकलन में जो है किसका प्रयोग किया था, किसका नहीं किया था, इस आधार पर भी अंतर हमें बताना है। तो जीडीपी का किया जाता है ना, इसका उपयोग किया जाता है। इसको हम ऐसे यहां पर मैं कर रहा हूं, वैसे वहां पर आपको लिखना पड़ेगा। मैं यहां पर कर रहा हूं कि सेम टू सेम जो है यहां पर पॉइंट आएगा, और इसका प्रयोग नहीं किया जाता है, सेम टू सेम पॉइंट ये है। इसी तरीके से अर्थव्यवस्था की विभिन्न जो अवधारणाएं हैं उनका निर्धारण करने में इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे राजकोषीय घाटा, राजकोषीय घाटा है, राजस्व घाटा है, प्राथमिक घाटा है, चालू खाता घाटा है ना। तो इनका निर्धारण करने में जीडीपी का प्रयोग होता है, एनडीपी का प्रयोग नहीं होता है ना। तो यहां पर लिख देंगे 6वां पॉइंट, अर्थव्यवस्था संबंधी विभिन्न अवधारणाओं संबंधी विभिन्न
अवधारणाओं के आकलन में प्रयोग, है ना, अलग अलग जो घाटे हैं, तो जीडीपी का प्रयोग होता है और एनडीपी का प्रयोग नहीं होता है। तो ये इस तरीके से 6 पॉइंट्स इसमें मैंने बताए हैं। 6 से ज्यादा इसमें पॉइंट नहीं आ पाएंगे क्योंकि इसमें कंटेंट ज्यादा है, इसलिए 6 ही पर्याप्त है इसमें। तो इस तरीके से पूरा हो जाता है। अन्य अवधारणाएं मतलब जीडी अर्थव्यवस्था संबंधी अवधारणाओं मैंने जैसे बताया है, राजकोषीय घाटा है, राजस्व घाटा है, प्राथमिक घाटा है, पूंजी निर्माण दर है, बचत दर है, पूंजी निवेश दर है। इन सभी का जो आकलन है वो जीडीपी के आधार पर किया जाता है। इसलिए आप देखते हैं कि उसमें जीडीपी का, जैसे राजकोषीय घाटा 4.3 ब्रैकेट में लिख देते हैं जीडीपी का, राजस्व घाटा 1.5 जीडीपी का, है ना, चालू खाता घाटा 0.7% जीडीपी का, है ना। ये अभी डेटा जो मैंने बताया ये अभी वर्तमान में है, इसलिए मैंने वो डेटा बताया। तो इस तरीके से ये आपका दूसरा क्वेश्चन हो जाता है 7 मार्कर का, जीडीपी तथा एनडीपी में अंतर। अब लास्ट आता है 11 मार्कर का क्वेश्चन, विकसित भारत 2047 की संकल्पना क्या है, इसके मार्ग में आने वाली बाधाओं या चुनौतियों का विश्लेषण कीजिए। बाधाएं भी इसमें हम लिख सकते हैं, बाधाओं तथा चुनौतियों का विश्लेषण कीजिए। ये क्वेश्चन है 10 मार्कर। तो 10 मार्कर में जैसा हमने पहले देखा है कि हम इसका फॉर्मेट बनाते हैं, इसमें क्या क्या हमें लिखना है उसका हम पहले जिक्र करते हैं, ठीक है। तो उसमें सबसे पहले आता है प्रस्तावना, जैसा साइड में करना पड़ेगा क्योंकि स्पेस कम पड़ेगा। प्रस्तावना, फिर इसका हम अर्थ लिखेंगे, फिर हम चुनौतियां लिखेंगे और लास्ट में इसका कंक्लूजन यानी निष्कर्ष आएगा। तो ये इसका फॉर्मेट है। इसके अंतर्गत जो है आपको ये आंसर लिखना है, आदर्श जो उत्तर है ऐसे लिखना है। तो पहले हम इसका इंट्रोडक्शन बताएंगे। देखिए, विकसित भारत एट 2047 की जो संकल्पना है ये किस पर आधारित है, ये नीति आयोग द्वारा जारी किए गए दस्तावेज विजन इंडिया एट 2047 पर आधारित। विकसित भारत एट 2047 की जो संकल्पना है वो नीति आयोग द्वारा जारी किए गए दस्तावेज विजन इंडिया एट 2047 पर आधारित। इस दस्तावेज से संबंधित लक्ष्यों को पूरा करने के लिए भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा एक कार्यक्रम प्रारंभ किया गया था जिसका नाम है विकसित भारत एट 2047 युवाओं की आवाज। तो इस तरीके से जो है आपको इंट्रोडक्शन इसका बताना है और फिर इसका हम अर्थ लिखेंगे, ठीक है। कैसे लिखेंगे? इंट्रोडक्शन, विकसित भारत एट 2047 नीति आयोग द्वारा 2047 की संकल्पना, यहां पर जोड़ देंगे की संकल्पना नीति आयोग द्वारा जारी किए गए दस्तावेज विजन इंडिया, इस तरह का नाम है विजन इंडिया एट 2047 पर आधारित है। 47 पर आधारित है। इस दस्तावेज
में उल्लिखित लक्ष्यों को प्राप्त करने हेतु प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 11 दिसंबर 2023 को विकसित भारत @2047 युवाओं की आवाज का कार्यक्रम प्रारंभ करेगा। युवाओं की आवाज का कार्यक्रम प्रारंभ किया गया है। स्पेस थोड़ा सा कम है तो उस हिसाब से इसको लिखना पड़ेगा। कार्यक्रम लिख दें, शुरू किया गया। ये तो ये हो गया पहला पैरा इंट्रोडक्शन का। अब दूसरा पैरा हमें अर्थ का लिखना है। अर्थ हम क्या बताएंगे? देखिए, विकसित भारत @2047 से आशय भारत को आर्थिक विकास, सामाजिक प्रगति, पर्यावरणीय स्थिरता एवं सुशासन के माध्यम से देश की स्वतंत्रता शताब्दी वर्ष 2047 तक विकसित देश के रूप में स्थापित करना है। ये जो है इसका मतलब है, इसका अर्थ है जो मैंने अभी बताया है। हाँ, तो अर्थ के बाद हमें पढ़ना है अर्थ। अर्थ क्या मैंने बताया है? विकसित भारत @2047 से आशय भारत को आर्थिक विकास, सामाजिक प्रगति, पर्यावरणीय स्थिरता एवं सुशासन के माध्यम से देश के स्वतंत्रता शताब्दी वर्ष 2047 तक विकसित देश के रूप में प्रतिष्ठित करना या स्थापित करना है। तो ये इस तरीके से इसका मैंने बताया। अब कैसे लिखना है? देखिए, विकसित भारत @2047 से आशय भारत को इसके बाद 4 जो इसके स्तंभ हैं वो आपको बताना है। उन स्तंभों को जोड़ करके हमें जो है इसका अर्थ लिखना है। 4 स्तंभ मैंने क्या बताए हैं? आर्थिक विकास, सामाजिक प्रगति, पर्यावरणीय स्थिरता और सुशासन। ये 4 जो है आधार स्तंभ हैं विकसित भारत @2047 के। तो इन आधार स्तंभों को हम इसमें मेंशन करके इसका अर्थ बताना है। ठीक है, भारत को आर्थिक विकास, सामाजिक प्रगति, पर्यावरणीय स्थिरता, है ना, पर्यावरणीय स्थिरता तथा सुशासन के
के माध्यम से देश के स्वतंत्रता शताब्दी वर्ष 2047 तक विकसित देश के रूप में विकसित देश के रूप में स्थापित करना है। ये हो गया इसका अर्थ। अब यहां पर थोड़ा सा स्पेस बचता है तो हम क्या करेंगे, आधार स्तंभ लिख देंगे। आधार स्तंभ, ऐसा ये 4 आधार स्तंभ इसे हम बता देंगे। 4 आधार स्तंभ कौन से हैं? आर्थिक विकास, सामाजिक प्रगति, पर्यावरणीय स्थिरता और चौथा है सुशासन। तो यहाँ पर साइड में मैंने यहाँ पर नीचे, आप चूंकि यहाँ पर जगह नहीं बची, लेकिन आपको क्या करना है, अपनी कॉपी की दाहिनी ओर साइड में यहाँ पर इसको बनाना है। ठीक है, तो इस तरीके से ये अर्थ हो गया। अब इसकी चुनौतियां पूछी गई हैं, तो उन चुनौतियों के बारे में बताना है। चुनौतियां, चुनौतियों में गरीबी का दुष्चक्र एक बड़ी चुनौती है। गरीबी का दुष्चक्र, गरीबी का दुष्चक्र, गरीबी कितनी है? 2022-23 का डेटा है 11.28%। 2022-23 में 11.28% गरीबी हमारे यहां पर है। राजकोषीय घाटा की स्थिति, राजकोषीय घाटा अधिक होना, राजकोषीय घाटा अधिक होना ना। फिस्कल डेफिसिट बहुत ज्यादा है, लगातार बना हुआ है ज्यादा। ये अगर 2024-25 के हिसाब से हम देखें, दो 25-26 देख लो, 25-26 ये है 4.4%, 25-26, ठीक है। और 26-27 का जो बजट अनुमान आया है वो 4.3% आया है। 2026-27 ये 4.3 ये बजट अनुमान है। ये डेटा आपको ऐसे बताना। और ये जो होता है ये जीडीपी का होता है, वहां पर जीडीपी का ऐसा ब्रैकेट में लिख देते हैं, क्योंकि स्पेस नहीं है तो मैंने छोड़ दिया है, लेकिन वहां पर लिखना होता है 4.4% ब्रैकेट में जीडीपी का, 4.3% ब्रैकेट में जीडीपी का। ये चालू खाता घाटा, चालू खाता घाटा ये 0.7% है जीडीपी का ना। तो इस तरीके से ये पॉइंट मैंने बताए हैं। इसके बाद आधारभूत संरचना का अभाव, अत्याधुनिक आधारभूत संरचना। आधारभूत संरचना तो है हमारे यहाँ, लेकिन अत्याधुनिक नहीं है। अत्याधुनिक आधारभूत संरचना का अभाव कहीं न कहीं हमारे यहाँ पाया जाता है। ठीक है, कृषि का पिछड़ापन एक चुनौती है।
उच्च विकास दर की स्थिति को निरंतर बनाए रखना, ये बड़ी चुनौती है। उच्च विकास दर की स्थिति को निरंतर बनाए रखें, और इसमें लगातार उतार चढ़ाव चल रहा है, ये भी एक चुनौती है। उसको हम मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं, स्थिर नहीं रख पा रहे हैं, है ना। नीति आयोग का कहना है कि अगर विकसित राष्ट्र बनना है तो 9% की विकास दर चाहिए। 9% की विकास दर वार्षिक अगर हो रही है, तब हम जो है 2047 तक विकसित हो पाएंगे। अभी तो हमारी स्थिति बहुत खराब चल रही है, 6 और 7% के बीच में ही जो है अभी चल रही है स्थिति, ठीक है। तो उच्च विकास दर की स्थिति को बनाए रखना, यानी 9% जो है उसको स्थिर रखना। यहाँ पर हम लिख सकते हैं, नीति आयोग के अनुसार ये कितनी होनी चाहिए, 9% के आसपास होनी चाहिए। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया। हमारे यहाँ क्या है, अनुसंधान संबंधी सुविधाओं का ना होना। भारत में कितने पॉइंट हो गए, 6 पॉइंट। 7वां पॉइंट है, भारत में अनुसंधान संबंधी सुविधाओं का ना होना, और इसी की वजह से भारत में ब्रेन ड्रेन की समस्या चल रही है। ब्रेन ड्रेन की समस्या, ये इसी का परिणाम। भारत में अनुसंधान संबंधी सुविधाएं नहीं होने की वजह से जो है ब्रेन ड्रेन है। मतलब ब्रेन ड्रेन मतलब हमारे यहाँ के जो वैज्ञानिक हैं, हमारे यहाँ की जो टेक्नोलॉजी के जो ज्ञाता हैं, है ना, जो विशेषज्ञ हैं, वो जो है हमारे यहाँ से विदेश चले जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर उनको उतना फ्यूचर नहीं दिखता है, उनको उतना भविष्य नहीं दिखता, इसलिए यहाँ से इंडिया छोड़कर के बाहर चले जाते हैं। तो ये एक समस्या है। इसके बाद सरकारी कानूनों की कठोरता, सरकारी कानूनों की कठोरता तथा लाल फीता शाही, रेड टेप है, लाल फीता शाही पाई जाती है। इसके अलावा भ्रष्टाचार की समस्या है, भ्रष्टाचार की समस्या 10वां पॉइंट है ये, भ्रष्टाचार की समस्या। अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी का प्रयोग ना हो पाना, अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी का प्रयोग ना हो पाना। ठीक है, तो इस तरीके से ये है चुनौतियां, जिसकी वजह से जो है विकसित भारत @ 2047 जो है, जो संकल्प है, इसको पूरा करने में काफी कठिनाई आ रही है ना। तो इसके लिए सरकार को क्या करना चाहिए, ये आपको जो है कंक्लूजन बताना है कि ये जो उपरोक्त चुनौतियां, इनका सामना सही ढंग से अगर करना है तो इसके लिए प्रशासनिक प्रतिबद्धता है, राजनीतिक इच्छा शक्ति है, अत्याधुनिक तकनीकों का प्रयोग है। इनके माध्यम से हम जो है ये चुनौतियां सामने उनका मुकाबला कर सकते हैं और देश को विकसित बना सकते हैं, है ना। अभी भारत सरकार, केंद्र सरकार ने जो है एक कार्यक्रम अभी स्टार्ट किया है, उसका नाम चेंज हुआ है ना। विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने के लिए केंद्र सरकार ने मनरेगा के स्थान पर
विकसित भारत जी राम जी कार्यक्रम को प्रारंभ किया। 1 जुलाई से स्टार्ट होगा, 30 जून तक जो है मनरेगा चलेगा और 1 जुलाई से जो है जी राम जी विकसित भारत जी राम जी कार्यक्रम स्टार्ट हो जाएगा ना। तो यहां पर इस तरह से बताना है निष्कर्ष इसका, उपरोक्त चुनौतियों का सामना करने के लिए, उपरोक्त चुनौतियों का सामना करने के लिए राजनीतिक इच्छा शक्ति, दृढ़ राजनीतिक इच्छा शक्ति यहां पर लिख देंगे, दृढ़ राजनीतिक इच्छा शक्ति, प्रशासनिक प्रतिबद्धता तथा अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी, का कुशलतम प्रयोग आवश्यक है ना। यहां तक हो गया। केंद्र सरकार द्वारा विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने के लिए, मनरेगा के स्थान पर 1 जुलाई 2026 से विकसित भारत जी राम जी कार्यक्रम प्रारंभ करना एक सार्थक कदम है। ये हो गया। ठीक, यहां तक पूरा हो गया। तो इसके साथ ये पूरा हो गया हमारा आज का सेशन। और नेक्स्ट सेशन में मैं जो है आगे के इकोनॉमी के टॉपिक लेके आऊंगा। आज के लिए इतना ही। आप सभी के दिन शुभ हो। जय हिंद, गुड लक।